कल हमने सीक्वेंस के कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट ऑक्सीलेशन और इनफाइनाइट ऑक्सीलेशन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। उसी से रिगार्डिंग एक और चीज आती है, कोशी अनुक्रम, ठीक है। कोशी अनुक्रम, हालांकि इस कोशी अनुक्रम का आपके क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, पर आपके सिलेबस में सीक्वेंस मेंशन है, और सीक्वेंस में कोशी सीक्वेंस भी होती है, तो अपन कोशी सीक्वेंस को पढ़ेंगे। तो देखो, कोशी सीक्वेंस, कोशी अनुक्रम, कल आपने अभिसरण का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध पढ़ा था। उस प्रतिबंध में आगे आपने लिखा हुआ मिला था कि भाई एक्स एन माइनस एल क्या होना चाहिए, लेस देन एप्सिलॉन, पढ़ा था। फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो, ये आपने पढ़ा था अभिसरण का आवश्यक एवं पर्याप्त प्रतिबंध, ठीक है। अब कोशी वाला क्या कह रहा है, कोशी जो अभिसरण सिद्धांत है या कोशी अनुक्रम कब कहलाएगा, ऊपर वाली डेफिनेशन में बस थोड़ा सा माइनर चेंज होगा। क्या होगा, माइनर चेंज। जैसे आपने पहले पढ़ा होगा एक जो नाम आता था लिमिट, पर एक होता है कंटिन्यूटी। लिमिट की डेफिनेशन इसी टाइप की होती है जहां पर एल होता है। कंटिन्यूटी में वो एल की जगह क्या बनता है, एफ एक्स बनता है। क्या बनता है, एफ एक्स बनता है ना, कि भाई जिस भी पॉइंट की ओर जा रहे हो उसके अकॉर्डिंग वो चेंज होता है ना। जैसे एक्स जीरो पॉइंट पर याद करें, एक्स जीरो पर, तो यहाँ एफ एक्स जीरो आएगा, यही तो चेंज होता है। लिमिट से कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में क्या चेंज होता है कि यहाँ एल की जगह जो भी एफ एक्स जीरो है वो आएगा। सेम वैसे ही कोशी अनुक्रम में ऊपर वाली जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में एक्स एन तो है ही है, इसकी जगह एल की जगह एक्स एम आएगा। क्या आएगा, एक्स एम। और ये एक्स एम के साथ जो डिफरेंस है वो कितना हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। अब ये m जो हम लेंगे और ये n जो लेंगे, ये दोनों ही किससे बड़े होने चाहिए, n0 से। किससे बड़े होने चाहिए, n0 से। ये आपके डेफिनेशन हो जाएगी कोशी अनुक्रम की। कोई ज्यादा चेंज नहीं है। ऊपर वाली डेफिनेशन किसकी थी, अभिसरण की आवश्यक और पर्याप्त प्रतिबंध की। यही थी ना कि भाई एक अनुक्रम परिबद्ध है जिसका सीमा बिंदु अद्वितीय है, प्लस तीसरी लाइन में ये था एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो। कोशी अनुक्रम में क्या होगा कि एक अनुक्रम कोशी अनुक्रम कहलाता है यदि एक स्वच्छ धन पूर्णांक एप्सिलॉन के लिए एक धन पूर्णांक एन जीरो इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्स एन माइनस एक्स एम लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो फॉर ऑल एम ग्रेटर देन एन जीरो। समझ में आया, समझ में आया। डेफिनेशन पता चल जाएगी भाई कोशी में क्या है, एक्स एन माइनस एक्स एम है और इस एम का भी मान एन जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। इतना सही चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन पूरी लेंथी बनानी हो तो कैसे बनाएंगे कि एक अनुक्रम कोशी अनुक्रम कहलाएगा यदि एक स्वच्छ धन पूर्णांक एप्सिलॉन के संगत, एक स्वच्छ धन पूर्णांक एप्सिलॉन के संगत एक एन जीरो इस प्रकार विद्यमान हो कि एक्स एन माइनस एक्स एम का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन एन जीरो एम ग्रेटर देन एन जीरो। ये डेफिनेशन, ठीक है। तो लिखो इसकी डेफिनेशन, एक अनुक्रम एक अनुक्रम एक्स एन, एक अनुक्रम एक्स एन मूल मूल अथवा कोशी अनुक्रम, मूल अथवा कोशी अनुक्रम मूल अथवा कोशी अनुक्रम कहलाती है यदि स्वच्छ एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो के संगत, स्वच्छ एप्सिलॉन
ग्रेटर देन जीरो के संगत, ग्रेटर देन जीरो के संगत एक ऐसा धन पूर्णांक, एक ऐसा धन पूर्णांक n0 विद्यमान है कि ये लिखो, मापांक xn माइनस xm लेस देन एप्सिलॉन, xn माइनस xm का मापांक लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n ग्रेटर देन n0 m ग्रेटर देन n0। अब इसी चीज को अपन दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। मान लो मैं ऊपर वाले में दो चीजें प्रतिस्थापित कर रहा हूं, m की जगह n, m की जगह n, और इस n को मैं मान रहा हूं n प्लस p। क्या मान रहा हूं? n प्लस p। तो ये क्या बनेगा? xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन। क्या बनेगा? xn माइनस xn प्लस p माइनस xn लेस देन एप्सिलॉन। अब देखो आगे जो प्रतिबंध है ये n ग्रेटर देन n0 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में देखो अब m नहीं है ना, अब m के कारण यहां पर क्या आ रहा है? p बन रहा है, p बन रहा है। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है xn प्लस p माइनस xn लिखा हुआ है ना, मतलब n प्लस p कुछ पॉजिटिव नंबर इस n में ऐड हो रहे हैं, और ये p जो है वो किससे बड़ा होगा? एक से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा? एक से। तो ये इसकी अल्टरनेट डेफिनेशन है, ये और लिखो आप। एक सेकेंड, p को आप n में कर लेना, ठीक है? p बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, क्योंकि जो पॉइंट चलेंगे ना वो किस में चलेंगे? नेचुरल नंबर में। p बिलोंग्स टू n, p ग्रेटर देन 1 इक्वल टू 1 करेंगे तो उसमें अपन पॉइंटों वाले लेंगे, पर अनुक्रम में जो पद होंगे वो एक एक के गैप में होंगे ना, जैसे x1 x2 x3। तो आप यहाँ पर p बिलोंग्स टू क्या कर लेना? n कर लेना, p बिलोंग्स टू n। यहां तक उतार लिया? अब देखो कोशी अनुक्रम अभिसारी होगा क्या? अगर कोई अनुक्रम कोशी है तो वो अभिसारी होगा क्या? देखो दो चीजें पढ़ी है, एक तो हमने पढ़ी है अभिसारी, एक पढ़ा है कोशी अनुक्रम। पढ़ा है कोशी अनुक्रम, प्रत्येक कोशी अनुक्रम अभिसारी होता है और प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम कोशी होता है, दोनों चीजें होती है। तो आप इसकी पहले इंपॉर्टेंट थ्योरम आप लिख लो कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम, जो अनुक्रम आपको अभिसारी दे दे तो इट मीन्स वो अपने आप कैसा हो जाएगा? कोशी हो जाएगा, ठीक है? और जो कोशी दे रखा है वो अभिसारी। तो ये चीज आपकी लिखी हुई है, प्रत्येक कोशी अनुक्रम अभिसारी होता है
तथा इसका विलोम भी सत्य है। विलोम भी सत्य है। ठीक है, इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं कि एक अनुक्रम अभिसारी है यदि और केवल यदि यह कोशी अनुक्रम कोशी अनुक्रम के कुछ एग्जांपल, ये 1/n है, ये भी क्या है, ये अभिसारी है ना, कोशी अनुक्रम भी है। अब एक चीज और इंपॉर्टेंट थ्योरम के रूप में आती है, ये जो अभिसारी के लिए हमने पढ़ा था कि प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम आवश्यक रूप से क्या होता है, परिबद्ध होता है ना, पढ़ा था कल। प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम परिबद्ध होता है, एक दिष्ट होना जरूरी नहीं है। तो सेम वैसी चीज है कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम क्या होता है, प्रत्येक कोशी अनुक्रम परिबद्ध होता है। प्रत्येक कोशी अनुक्रम कैसा होता है, बाउंडेड। प्रत्येक कोशी अनुक्रम कैसा होता है, बाउंडेड। ठीक है, जब भी आपको कोशी अनुक्रम मिलेगा तो वो बाउंडेड होना एसेंशियल है। अब इसकी एक स्पेशल थ्योरम है, देखो कि अगर कोई कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम, उपानुक्रम का अर्थ समझ गए, सब सीक्वेंस, अगर कोई कोशी अनुक्रम है उसका उपानुक्रम एल को अभिसरित होगा तो खुद कोशी अनुक्रम भी किसको अभिसरित होगा, एल को। अब अभिसारी के लिए ये इसेंशियल नहीं है, पर कोशी अनुक्रम के लिए ये इसेंशियल है। तो आप लिखोगे कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम एल को अभिसरित होता है, एल को अभिसरित होता है अब आपसे सत्य असत्य में इसमें केवल अभिसारी वाले के लिए भी पूछ सकता है, पर अभिसारी में उपानुक्रम एल को अभिसरित हो रहा है तो अभिसारी एल को अभिसरित हो ये जरूरी नहीं है, वो परिमित दोलनी भी आ सकता है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक कोशी अनुक्रम का उपानुक्रम एल को अभिसरित होता है तो कोशी अनुक्रम भी एल को अभिसरित होगा। एल को अभिसरित होगा। ठीक है, इसमें सब सेट हो गया।
अगर कोई ध्यान में आ रहा है तो कर लो रिलेट। बाकी आप ये समझ लो कि भाई कोसी अनुक्रम की कोई सब सीक्वेंस है वो एल की ओर जा रही है, तो कोसी अनुक्रम भी किसकी ओर जाएगा? एल की ओर। सीधी सी अपनी डेफिनेशन में उपानुक्रम कोसी को एल की ओर जा रही है, तो खुद कोसी अनुक्रम भी किसके ओर जाएगा? एल की ओर। ठीक है, आएंगे थ्योरम है, क्योंकि थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन भी बना सकता है। ठीक है, यहां तक लिख लिया। अब कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको देखनी है। ठीक है, अब बेसिक चीजों में देखो, थ्योरम एक क्या कह रखा है कि यदि कोई एक्शन एक सीक्वेंस है, एक्शन क्या है? एक अनुक्रम है। ठीक है, तो देखो अब आपको लगेगा कि भाई ये तो कोई रिजल्ट याद रखने लायक है ही नहीं, ये तो बेसिक चीज है। एक अनुक्रम दे रखा है, एक्शन क्या दे रखा है? एक अनुक्रम। पहली चीज इसमें दे रखी है कि भाई एक्शन का मान ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। एक्शन का मान क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। कोई दिक्कत? यानी सारे x1 x2 x3 सब किससे बड़े हैं? जीरो या जीरो से बड़े हैं। ठीक है, दूसरी चीज इसमें दे दी कि लिमिट एक्स एन का मान कोई एल की ओर जा रहा है। लिमिट का मान किसकी ओर जा रहा है? एन की ओर। ऐसा लिखा हुआ मिल जाए ना, लिमिट एक्स एन बराबर अनंत एल, इसका अर्थ है यहाँ पर एन टेंस टू अनंत है। अगर लिखा हुआ नहीं है तो भी इसका अर्थ क्या है? एन टेंस टू इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप ऐसा मत सोचना कि सर प्रिंट नहीं हुआ, एग्जामिनर इसको भी लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मानेगा। ठीक है, अब एक चीज सोचो, सारे x1 के मान x2 के मान सब जीरो से बड़े हैं और लिमिट का मान क्या है? l है, तो ये l इस जीरो से बड़ा आएगा ना, बड़ा या बराबर आएगा, तो ये इसकी एक थ्योरम है। कोई दिक्कत? उतारो। भाई सारे एक्शन जीरो से बड़े हैं, जीरो या जीरो से बड़े हैं और लिमिट का मान l है, तो ये l भी किससे बड़ा या बराबर आएगा? जीरो से। पहले मान लो ये नहीं लिखा हुआ मिल सकता, लिमिट एन टेंस टू अनंत, आपको कैसे केवल ऐसा लिख दे लिमिट एक्स एन, तो इसका अर्थ है नीचे एन टेंस टू इन्फिनिटी। हाँ, बुक में भी ऐसा ही मिला है। इस थ्योरम में कोई दिक्कत? ठीक है, फिर अगली थ्योरम। अगली थ्योरम इसी से रिलेटेड है कि दो अनुक्रम दे दिए आपको एक्स एन व वाई एन। ध्यान से देखना, एक्स एन और वाई एन दो अनुक्रम है। दो अनुक्रम हो गए। अब इसके बाद दे रखा है पहली चीज, एक्स एन छोटा या बराबर है वाई एन से फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए। ठीक है, और दूसरी चीज दे दी, लिमिट एक्स एन का मान है झाई और लिमिट वाई एन का मान है नीटा। लिमिट वाई एन का मान कितना है? नीटा। तो अब बताओ, सारे एक्स एन किससे छोटे या बराबर हैं? वाई एन से। और लिमिट एक्स एन का मान कितना है? झाई। लिमिट वाई एन का मान नीटा, तो ये झाई नीटा से छोटा या बराबर आएगा। ये एक्स एन वाई एन से छोटे या बराबर है। लिमिट एक्स एन का मान है झाई एन, झाई, और लिमिट वाई एन का मान है नीटा, तो ऊपर वाले के तरीके से ये झाई भी किससे छोटा आएगा? नीटा से छोटा आएगा ना, तो ये इसकी थ्योरम है, झाई लेस देन इक्वल टू नीटा।
तालिया। अब इसके बाद आगे देखो अगली थ्योरम क्या कहती है कि xn एक अनुक्रम है, xn एक अनुक्रम है, ठीक है, और लिमिट xn प्लस वन बट्टा xn, लिमिट xn प्लस वन बट्टा xn, इसका मान कोई लेमडा के बराबर आ रहा है, किसके बराबर आ रहा है, लेमडा के बराबर। यहाँ लिमिट लिखा है, इसका अर्थ है ये n टेंड्स टू इन्फिनिटी की बात कर रहा है, ये लेमडा के बराबर आ रहा है। तथा आपको साथ में लिखा है मापांक लेमडा बराबर कितना है, 1 है, मापांक लेमडा कितना है, 1। तब ये कह रहा है कि लिमिट xn का मान जो है वो 0 की ओर जाएगा, ठीक है। लिमिट xn प्लस वन बटा xn का मान कितना है, लेमडा के बराबर, और लेमडा का मापांक कितना है, 1 है। तो जो लिमिट xn का मान है वो किसकी तरफ जाएगा, 0 की तरफ। ये थ्योरम है आपकी, ठीक है। क्या चीज, जैसे मान लो आपने कोई सीरीज ली, जैसे 1/n वाली सीरीज ली, सपोज करो 1/n वाली, तो उसमें लिमिट आप याद करोगे xn प्लस वनवा पद कौन सा होगा, 1/n प्लस वन, xn वा पद 1/n, इसकी लिमिट का मान कितना आएगा, n बट्टा n प्लस वन, n कॉमन लेके काटोगे तो 1/1 प्लस 0 यानी कि 1, यानी मापांक लेमडा कितना आया, 1 आया। अब लिमिट n टेंस टू अनंत पर 1/n का चेक करोगे तो कितना बनेगा, 0, ठीक है। ये चीज कह रखी, ठीक है। ये थ्योरम है, आपसे पूछ सकता है इस टाइप से कि भाई अगर ये चीज हो तो आगे क्या होगा, है ना। तो आप ध्यान में रखना कि अगर लिमिट xn प्लस वन बटा xn का मान किसके बराबर है, लेमडा के, तब मापांक लेमडा बराबर 1 है, तब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पर xn का मान कितना आएगा, 0 आएगा, xn का कितना आएगा, 0, ठीक है। इसके बाद आती है कोशी की सीमा की प्रथम प्रमेय, कोशी वाली सीमा की प्रथम प्रमेय, और फिर आएगी सेकंड प्रमेय, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आ गया एग्जाम्पल, ठीक है। अब पीछे वालों की तो कोई एग्जाम्पल की जरूरत ही नहीं थी ना, ये तो बेसिक चीजें हैं। अब आगे देखो, आगे आपके आती है कोशी की सीमा की प्रथम प्रमेय। ये प्रमेय क्या कहती है कि हमें एक अनुक्रम दे रखा है xn, जो l की ओर अभिसरित हो रहा है, किसकी ओर अभिसरित हो रहा है, l को अभिसरित हो रहा है, होता है। तब एक अनुक्रम yn, तब एक अनुक्रम, एक yn अनुक्रम जो निम्न प्रकार परिभाषित है, जो निम्न प्रकार परिभाषित है, yn किस प्रकार परिभाषित है, yn दे रखा है आपको xn के जितने भी पद हैं, जैसे मान लो x1 है पहला पद, दूसरा x2, तीसरा x3, चौथा x4 अप टू xn तक, इन सब का माध्य है, इन सब का क्या है, माध्य। माध्य जानते हो ना, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये जो माध्य वाला अनुक्रम है, माध्य वाला जो अनुक्रम है, वो अनुक्रम भी L को ही अभिसरित होगा, किसको अभिसरित होगा, L को, भी L को अभिसरित होगा। बेसिक चीज है, एग्जाम्पल भी दूं क्या, जैसे मान लो आप एक अनुक्रम ले रहे हो, छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, आपने एक अनुक्रम लिया 2 2 2 2, ये अनुक्रम है, ये आपने ले लिया एक टाइप से xn, ठीक है। xn किसको अभिसरित हो रहा है भाई, 2 को, यानी लिमिट xn कितना आ रहा है, 2। अब अपन एक yn वाली सीरीज बनाते हैं जिसमें सब 2 2 2 को जोड़ते हैं, जितने 2 को जोड़ेंगे उतने ही उसके अकॉर्डिंग 2 का
दो को जोड़ेंगे, जितनी संख्या मान लो n बार जोड़े तो किसका भाग लगेगा, n बार जोड़े तो n का भाग लगेगा, और ऊपर सब दो दो का जोड़ कितना आएगा, 2n आएगा, 2n में n का भाग देंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये yn वाला भी किसको अभिसरित हो रहा है, हाँ कोसी वाली सीमा की प्रथम पर में, तो yn भी किसको अभिसरित होगा, 2 को होगा ना। समझ में आया क्या कि भाई ये yn का अर्थ क्या है कि भाई हम n पदों का माध्य लेंगे, y1 होगा तो एक पद का माध्य, 2 होगा तो 2 पद का माध्य, 3 होगा तो 3 पद का माध्य, n होगा तो n पदों का माध्य, n पदों का माध्य भी कितना आएगा, 2 आएगा। तो ये yn वाली श्रेणी भी क्या बनेगी, 2 2 वाली बनेगी ना, बनेगी, माध्य तो सेम ही रहेगा। तो ये भी किसको अभिसरित हो रही है, 2 को। ये इसका एक एग्जाम्पल भी हो गया। और ये ऊपर वाली थ्योरम क्या कहलाती है, कोसी वाली सीमा की प्रथम पर में, क्या कहलाती है, कोसी वाली सीमा की प्रथम पर में। कोई दिक्कत, ये आप लिख लो यहाँ पर, कोसी वाली सीमा की प्रथम पर में, आपसे पूछा जा सकता है इस टाइप से, कोसी वाली सीमा का प्रथम पर में। यही चीजें आपके लिमिट में भी काम में आती है इस टाइप की, कुछ सवाल ऐसे हैं जो आपके लिमिट में भी काम में आते हैं इस टाइप की थ्योरम में। आपको स्टेटमेंट याद रखना है तो बस एक अपने लैंग्वेज में याद रखो कि भाई एक्स एन एल को अभिसरित हो रहा है तो इसकी माध्य वाले जो अनुक्रम बनेगा वो भी एल को अभिसरित होगा, ठीक है। माध्य वाला अनुक्रम भी किसको अभिसरित होगा, एल को। एक चीज और लिख लो, इसका विलोम सत्य नहीं है। अगर माध्य अभिसरित हो रहा है तो खुद अनुक्रम का अभिसरित होना आवश्यक नहीं है, यानी ये yn अभिसरित हो रहा है तो xn का अभिसरित होना आवश्यक नहीं है। तो लिख लेना नीचे, इसका विलोम सत्य नहीं है, इसका विलोम सत्य नहीं है। आगे वाला करें, इसके बाद कोसी की सीमा का द्वितीय प्रमेय है। देखो कोसी की सीमा का द्वितीय प्रमेय किससे रिगार्डिंग है, कोसी वाली सीमा का द्वितीय प्रमेय। इसमें दे रखा है कि अगर कोई xn, ध्यान से सुनना, xn धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम है, इसका अर्थ है इसमें अल्टरनेट वाले चिन्ह नहीं है, -1 की पावर n नहीं है, ठीक है। xn कैसा है, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम, धनात्मक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम। ठीक है, तो इसमें आपको जो लिमिट मान ज्ञात करोगे xn की पावर 1/n का, xn की पावर
1/n, इसका मान बराबर आएगा लिमिट, या तो आप किसी एक्स एन की 1/n पावर करोगे उसके बराबर, या फिर इसको आप चेंज कर सकते हो xn+1/xn से। इससे चेंज कर सकते हो xn+1/xn से, दोनों की लिमिट क्या आएगी, सेम आएगी। अब इसका प्लस पॉइंट बताता हूं आपको क्या है। आप आगे पढ़ोगे श्रेणी में कोशिका एनवा परीक्षण, ये तो है कोशिका एनवा परीक्षण से रिगार्डिंग, और ये दलंबर का रिवर्स है, यानी दलंबर में ऊपर यूएन आता है, नीचे UN+1 आता है, पर आपको इसमें उसका रिवर्स ध्यान में रखना है। UN+1/UN, दोनों की लिमिट्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो आपको जब प्रश्न जल्दी सोल्व करना हो तो इस चीज को अपन श्रेणी में यूज करेंगे। ठीक है, तो आप ये थ्योरम लिखो। थ्योरम क्या कहती है कि भाई xn की पावर 1/n है, तो इसका मान बराबर आएगा लिमिट xn+1/xn बराबर l। इसका एक सवाल भी करवाता हूं आपको, ठीक है। उतार लिया। इसका एक आपको एग्जांपल करवाता हूं। आपको पूछे इसका मान कितना आएगा लिमिट का, अनंत की पावर क्या बन रहा है इसमें, 0। ये रूप अनिर्धार्य है क्या, अनिर्धार्य है ना। अब देखो यहां xn की जगह कौन आ रहा है, और पावर में कौन है, 1/n, यानी इस लिमिट को आप इसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, कर सकते हो ना। क्या बनेगा, ये xn है, तो xn के लिए आपको xn+1 बनाना है, तो ये बनेगा n+1/n। भाग दे के सोल्व करो तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n, कितना मान आएगा, ये इसकी लिमिट है। तो ये आपके यूज आएगा काफी सारा, ठीक है। आप लिमिट को यूज कर सकते हो कन्वर्ट करने के लिए। इसका पूछूं तो फैक्टोरियल n बट्टा n की पावर n की पावर 1/n, निकालो लिमिट। आपको श्रेणियों में इस टाइप के एलिमेंट मिलेंगे, फैक्टोरियल n बट्टा n की पावर n वाले, तो आपको आना चाहिए।
दोबारा चेक करो, 1 नहीं आएगा। देखो एक्शन क्या है इसमें, एक्शन अंदर वाला है ना, एक्शन, इसके लिए एक्शन अंदर वाला है, इसके लिए एक्शन प्लस 1 बना सकते हो। क्या बनेगा, फैक्टोरियल n प्लस 1 बट्टा n प्लस 1 की घात n प्लस 1 बना। अब इसके बट्टे में क्या होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, एक्शन अंदर वाला है, ये बट्टे में करेंगे तो यहां ऊपर आकर उल्टा हो जाएगा। हाँ तो फैक्टोरियल n बट्टा, एक सेकेंड, उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा किया ही नहीं मैंने ये उल्टा होगा तो n की पावर n ऊपर आएगा और बट्टे में फैक्टोरियल n आएगा। ठीक है, अब इसको सोल्व करना है तो देखो फैक्टोरियल n प्लस 1 को क्या लिख सकते हैं, n प्लस 1 फैक्टोरियल n लिख सकते हैं, ये n की पावर n। अब देखो नीचे n प्लस 1 की पावर n प्लस 1 है, इसको मैं लिख सकता हूं n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 की पावर n, फैक्टोरियल n है ही। अब जो कट रहे हैं उनको काटोगे, ऊपर भी n की पावर n बचा, नीचे n प्लस 1 की पावर n, दोनों ऊपर और नीचे दोनों साइड n की पावर n का भाग दे देंगे तो ऊपर तो बन जाएगा 1, क्या बन जाएगा 1, नीचे n की पावर n का भाग दिया तो वो कोष्टक के अंदर जाएगा तो n को तो बना देगा 1 और यहाँ 1 अपॉन n, इसका मान e के बराबर होता है तो ये 1 अपॉन e। तो ये कुछ लिमिट्स हैं जो आपको आनी चाहिए, ये आपके श्रेणी में डायरेक्ट यूज होंगी तो इनको आप देख लेना। और इसका सीधा भी लॉजिक बता सकता हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान दो, फैक्टोरियल n ऊपर है, नीचे कितना है n की पावर n, एक मान आप आगे बढ़ो, जैसे मान लो 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा 24, नीचे 4 की पावर 4 का 256। ठीक है, नीचे वाला बड़ा आ रहा है तो मतलब कि ऊपर कम बनेगा, नीचे ज्यादा बनेगा, 1 अपॉन ई टाइप बनेगा, ऊपर n की पावर n है, नीचे फैक्टोरियल n है तो ऊपर वाला ज्यादा बनेगा। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं, मैं तो इस टाइप से देखता हूँ, ये समझ में आ गया। ठीक, इसके आधार पर आपके बहुत सारे प्रश्न श्रेणी में हल होंगे, है ना, अगर आप इन लिमिटों को थोड़ा ध्यान रख लेते हो ना, आपके क्वेश्चन मतलब ऐसा है कि किसी क्वेश्चन को 5 मिनट लगते हैं करने में,
आपको मात्र 30 सेकेंड लगेंगे, ठीक है, अगर आपको लिमिट्स का अंदाजा है तो, ठीक है। अब इसके बाद आगे 2-3 थ्योरम और है, उनको और अपन देख लेते हैं। एक तो कह रखा है कि यदि एक्स एन बराबर एल हो, एक्स एन किसके बराबर हो, एल के, तथा एक्स एन ग्रेटर देन जीरो, एक्स एन किससे बड़ा है, जीरो से, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, एन बिलोंग्स टू एन, तो लिमिट x1 x2 x3 ये मल्टीप्लाई में है xn तक, उनका इसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य बोलते हैं क्या, गुणोत्तर माध्य, गुणोत्तर माध्य भी कितना आएगा, l आएगा। तो ये सेम ही चीज हो गई, वहां समान माध्य की बात थी, माध्य भी कितना आएगा l, और गुणोत्तर माध्य भी, तो पूरी ऐसे याद करोगे, इसको ऐसे याद कर लो भाई, गुणोत्तर माध्य भी क्या आएगा, l आएगा, याद रह जाएगा। इसमें एक्स एन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, क्यों कर रहा है, क्योंकि अंदर माइनस की पावर बनी और उसका घनमूल है तो वो आयोटा में चला जाएगा, ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या लिख रहा है, एक्स एन ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। समांतर माध्यम में लिखने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि समांतर माध्यम में जोड़ में काल्पनिक संख्या तो बनेगी नहीं बनेगी ना, तो इसलिए इसमें तो ग्रेटर देन जीरो लिखा हुआ है। अगला देखो, ये समझ में आ गया कि भाई एक्स एन एक अनुक्रम है जिसमें एक्स एन ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन के लिए, तो उनका गुणोत्तर माध्य भी किसकी तरफ जाएगा, एल की तरफ जाएगा, ठीक है। अब अगला देखो, अगला एक नाम आता है वैसे सिजारो थ्योरम, ये सेकंड ग्रेड में आई हुई है। यदि अनुक्रम ए एन तथा बी एन क्रम से ए व बी को अभिसरित होते हो तो ए और बी को दो अनुक्रम है, ए एन और बी एन, जो अभिसरित हो रहे हैं, तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी के लिए, एन टेंस टू इंफिनिटी के लिए ए वन यानी इस अनुक्रम का पहला अवयव और बी एन का लास्ट अवयव, पहले अनुक्रम का दूसरा, बी का लास्ट से पहला, इस टाइप से अगर आप गुणा करोगे तो उन सब का गुणा का मान कितना आएगा, उन सब का गुणा का मान कितना आएगा, और उनका माध्य लोगे तो उसका मान आएगा a इंटू बी की, ठीक है। अनुक्रम का पहला अवयव ले लिया a1 और उसका लास्ट, ऐसे गुणा करते चले तो वो किसके बराबर आएगा, ए बी के, हाँ। इसको देखो एक नाम भी बोलते हैं सिजारो थ्योरम, आपकी किताब में नहीं लिखा हुआ ये, पर इसको आगे जैसे क्लासों में पढ़ते हैं ना, बोलते हैं सिजारो थ्योरम। उतार लिया। अब आपको कुछ लिमिट के प्रश्न दे रहा हूं, जो करना, जो हमने थ्योरम में पढ़ी है ना, मेन तो ये वाली, ठीक है, इनके आधार पर आपको इन जो लिमिट्स है इनका मान याद करना है, ठीक है। पहला तो लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी एन की पावर एन बट्टा फैक्टोरियल एन की पावर 1/n, इसका तो आपको देखते ही बता देना चाहिए।
उल्टा हो गया इसमें, 1/e का भी उल्टा हो जाएगा। n की पावर n ऊपर है, नीचे क्या है फैक्टोरियल n, उसमें उल्टा था ना, तो इसका हाँ तो यही तो कह रहा हूँ, तो n की पावर n अपॉन फैक्टोरियल n की पावर 1/n है, उसमें कितना था 1/e आया था, इसमें कितना आएगा e आएगा। e बोला था क्या? ठीक, 1/n, मुझे सुना 1/e बोले, ठीक है। बहुत जल्दी जीरो कर रही। अनीश सर ने सही बोला था, पर वही चीजें हैं जो 11th-12th के मैटर पर है, वो 11th-12th पर अप्लाई करो, बीएससी वाली बीएससी पर, ठीक है। अब बीएससी में एक आती है केंटर थ्योरम, केंटर थ्योरम सुना है ना, काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली फाइनाइट, ऐसे ऐसे वर्ड आने चालू हो जाते हैं। नहीं है अपने थ्योरम नहीं है पर, ठीक है, वो आती है मतलब रियल एनालिसिस में ही आता है, ठीक है। तो वर्ड आते हैं काउंटेबली इनफाइनाइट, काउंटेबली फाइनाइट, तो है तो दोनों इनफाइनाइट, पर इनफाइनाइट के दो टुकड़े कर दिए, काउंटेबली फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। पेंटर 1/3 चलता है उसमें। करो ये सवाल करो। हेलो, दूसरे नंबर वाला आपको माध्य टाइप दिख रहा है क्या? दूसरे नंबर वाला माध्य टाइप दिख रहा है क्या? एक की पावर 1/1 प्लस एक की पावर 2 की पावर 1/2 प्लस 3 की पावर 1/3 प्लस n की पावर 1/n, इन सब का क्या है माध्य? माध्य से रिगार्डिंग कुछ पढ़े या पीछे? लिमिट, लिमिट एक्स एन का मान एल है, तो उनके माध्य का मान भी एल होगा, तो उसके अकॉर्डिंग बना सकते हो। इसमें एन वा पद कौन है? हाँ, तो इसके बराबर आएगी इसकी लिमिट। मैंने ये जरूर लिखा था उसमें विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। विलोम तब सत्य नहीं होगा जब ये अल्टरनेट वाली सीरीज हो, यानी एक प्लस चल रहा है, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस, इसमें तो सारे पॉजिटिव चल रहे हैं ना, तो आप उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते
इसकी लिमिट किसके बराबर बनेगी? ये लास्ट वाला क्वेश्चन था ना, जो 3rd नंबर, ये फर्स्ट ग्रेड में 2018 में पूछा गया, इसी से रिगार्डिंग। वन अपॉन ई नहीं आएगा, वन अपॉन ई नहीं आएगा, दूसरी चीज आएगी। ऐसे वन अपॉन ई सब में नहीं आएगा। देखो ऊपर वाले का तो ये आ गया, ठीक है। एक अपने माध्य से रिगार्डिंग पढ़ी है कि जैसे n संख्याओं का माध्य लेते हैं, ठीक है। अगर लिमिट x n l के बराबर है तो लिमिट yn जो इस टाइप से दिया है x1 x2 xn, इसका भी मान किसके बराबर आएगा? l के बराबर आएगा। इसी चीज को यूज कर रहे हैं, इससे रिवर्स ऐसा बना रहे हैं। तो ये लिमिट बनेगी nवें पद, यानी ये xn यही तो है लास्ट वाला पद, तो n की पावर 1 अपॉन n इसके इक्वल आ जाएगा। और इसकी लिमिट हमने निकाली है अभी, n की पावर 1 अपॉन n की निकाली थी ना, कैसे निकाली थी? हाँ, n प्लस 1 बटा n, ये आ गया 1। तो लास्ट वाला देखो, लास्ट वाले में रूप आपको कैसा दे रखा है? लिमिट n टेंस टू अनंत xn की पावर 1 अपॉन n टाइप दे रखा है। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो, लिमिट n टेंस टू अनंत xn प्लस 1 बट्टा xn कर सकते हो। इसको कन्वर्ट करूं, नेक्स्ट पेज में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूं। देखो यहाँ n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस n तक दे रखा है, हमने n की जगह क्या लिखना है? n प्लस 1 रखना है। तो n प्लस 1 रखोगे तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? n प्लस 2 से स्टार्ट होगा। कहाँ से स्टार्ट होगा? n प्लस 2 से, और आगे चलता चलता 2n प्लस 2 तक जाएगा। n प्लस 1 रखेंगे ना तो ये n प्लस 1 और ये भी n प्लस 1, यानी 2n प्लस 2 तक, ठीक है। तो अब आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये बनेगा लिमिट n टेंस टू अनंत n प्लस 2 से स्टार्ट होगा और लास्ट तक जाएगा 2n प्लस 1 2n प्लस 2 तक, ठीक है। इससे पहले 2n तक, ठीक है। और बट्टे में n है तो n की जगह n प्लस 1 करेंगे तो ये बनेगा n प्लस 1 की पावर n प्लस 1। अब केवल xn वाला उल्टा करके मल्टीप्लाई में लिखना है ना, बट्टा xn है तो बट्टा xn का अर्थ हो गया कि इसको उल्टा करके गुणा में लिख दो। एक ही बात है, या तो बट्टे में लिखो या उल्टा करके गुणा में लिख दो। तो हम उल्टा करके गुणा में लिख रहे हैं, तो n की पावर n तो ऊपर आ गया, नीचे n प्लस 1 से लेकर कहां तक चलेगा? n प्लस 1 n प्लस 2 और ये n प्लस n यानी कि 2n तक चलेगा। अब देखो कुछ कट रहा है क्या? n प्लस 2 से 2n तक की ये सारी टर्म कट गई। यहां इस n प्लस 1 को मैं कॉमन ले लूं या इसके नीचे वाले के 2 टुकड़े कर दूं, कर सकता हूं। एक में तो लिख सकता हूं n प्लस 1 और एक में n प्लस 1 की पावर n लिख सकता हूं। ऊपर देखो 2n प्लस 1 है और 2n प्लस 2 है, दोनों से 2 कॉमन ले लूं तो क्या कॉमन आ जाएगा? टोटल 4, और ये बनेगा n प्लस हाफ और n प्लस 1। इससे भी 2 कॉमन लिया है, इससे भी 2 कॉमन लिए, ले लिया। अब देखो यहां n की पावर n है, बट्टे में n प्लस 1 है, एक n प्लस 1 से एक n प्लस 1 कट गया।
अब इसकी लिमिट्स को एडजस्ट करना है, तो देखो भाग देंगे n की पावर n+1 का, तो एक n का तो इसमें भाग दिया तो ये बन गया 1+1/2n, n की पावर n का भाग लगा तो ये 1 बन गया। नीचे n की पावर n+1 का भाग दिया तो n का भाग इसमें दिया तो 1+1/n, n की पावर n का इसमें दिया तो 1+1/n की पावर n बना। ठीक है, अब इसमें लिमिट रख दो। हमने क्या किया, n की पावर n+1 का अंश व हर में भाग दो। ठीक है, अब इसमें लिमिट रखोगे तो क्या बनेगा, 4 इंटू 1+0 और ये e, यानी कि 4/e। ये क्वेश्चन आपके पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड में। इसके आधार पर आपके अभिसारी और अपसारी का पता करना था। ठीक है, कितनी आएगी लिमिट का मान, 4/e। अगला करो, इसका बताओ लिमिट का। फैक्टोरियल 2n बट्टा n की पावर n की पावर 1/n। ये सवाल घर पर कर लेना है ना।